स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। क्लास 9 वर्क एंड एनर्जी मीन्स वर्क पावर और एनर्जी, उसकी मैंने आपको थ्योरी समझाई है। आज इस वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल पोर्शन कराने जा रहा हूं और वो भी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन तैयार कीजिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तैयार करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 148 एनसीईआरटी देख सकते हैं आप, पेज नंबर 148 एनसीईआरटी का पेज नंबर 148 का ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम। चलिए देखते हैं व्हाट इज सेइंग। इट इज सेइंग अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन। देखिए आपको करना क्या होता है, जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज दे रखी हैं सबसे पहले आप उनको मेंशन करते जाइए, लिखते जाइए, जिससे आपको पता लग जाए कि मुझे क्या क्या गिवन है और जो फाइंड आउट करना है उसके अंदर ये चीजें कहां पर मुझको हेल्प कर सकती है, फिर हम ये फाइंड करेंगे। कहता है फोर्स है 7 न्यूटन एक्स ऑन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर in the direction of force. Let us take it that the force acts on the object through the displacement. What is the work done? कहता है एक फोर्स लगाई 7 न्यूटन की और उससे बॉडी आपने 8 मीटर मूव करा दी, डिस्प्लेस करा दी, तो वर्क डन कितना है। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे वर्क डन का फार्मूला, फोर्स इंटू डिस्टेंस 7 इंटू 8 वैल्यू पुट करेंगे 56 और वर्ग की यूनिट होती है जूल। तो सबसे पहले ध्यान रखिए फार्मूला सही होना चाहिए और यूनिट सही होनी चाहिए। ये दो चीजें बहुत ही जरूरी हैं। अगर आपकी ये दोनों सही हैं तो कैलकुलेशन तो आप करते ही सही हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट पेज 149 पर 4 क्वेश्चंस हैं। चलिए लेट अस सी। व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। देखिए कहता है कि वर्क डन कब होता है। सिंपल सी बात है, ये आपसे वर्क की डेफिनेशन पूछ रहा है। व्हेन आफ्टर अप्लाइंग फोर्स देयर इज मोशन या देयर इज डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। तो इसमें आंसर है ये आपका पेज 148, ये पेज 149। व्हेन देयर इज डिस्प्लेसमेंट after applying the force। क्या कहता है when there is displacement after applying the force। आपसे पूछा था what is the condition to be for work done to be। work done होगा, उसकी कंडीशन क्या है, when there is displacement after applying the force। second question, write the expression for the work done when a force acting on an object is डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात, कहते हैं वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होगा जब आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो, तो यही रहेगा आपके पास। सेकंड क्वेश्चन, W इक्वल FS। लीजिए यूज यहां करा रहा है और पूछ यहां रहा है। एनसीईआरटी है भैया, बुक है साइड, कोई कुछ भी पूछ सकता है। डिफाइन 1 जूल। देखिए 1 जूल यहीं से बनेगा। 1 जूल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, तो वर्क कितना होगा 1 जूल। देखिए 1 इंटू 1 जूल। तो इसी बात को हम कैसे कहेंगे, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स अ बॉडी बाय 1 मीटर then work done is said to be 1 joule। क्या कहता है, when a force of 1 न्यूटन, क्या कहता है, when एक 1 न्यूटन की फोर्स ने 1 न्यूटन मूव्स द बॉडी, और ये बॉडी को मूव करता है बाय 1 मीटर। 1 न्यूटन की फोर्स और 1 मीटर मूव कर दिया, तो ये जो वर्क डन था इट इज कॉल्ड 1 जूल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में 1 मार्क के लिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फॉर अ पेयर ऑफ ब्लॉक्स exert a force of 140 न्यूटन।
कहता है ब्लॉक्स का पेयर है वो 140 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। द फील्ड बीइंग प्लॉट इज 15 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर उसने फील्ड प्लॉ कर दी। वेरी गुड। तो कहता है हाउ मच वर्क डन इज इन प्लॉइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। तो सिंपल, ये भी W इक्वल एफ एस पे बेस है। लीजिए डायरेक्ट आपके पास आ गया 2100 जूल। फार्मूला सही होगा, यूनिट सही होगी तो क्वेश्चन तो सही होगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। ये पेज 149 का सॉल्यूशन था आपके पास। लेट्स सी, चलिए चलते हैं पेज 152। 152 के क्वेश्चन करते हैं। 152 पर पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, मींस डिफाइन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं। आपको पता है जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, मोशन की वजह से। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन is known as kinetic energy. The energy of a body due to its motion. ठीक है, ये लैंग्वेज आपकी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो जो बुक की लैंग्वेज है वो भी आप लिख सकते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो भी आपके क्लास टीचर ने लिखवाई है, सब्जेक्ट टीचर ने, तो सब्जेक्ट टीचर की लैंग्वेज भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ mv स्क्वायर होता है, पेज 152 है। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन फार्मूला हाफ mv स्क्वायर मास स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए वेलोसिटी है, आपको बताया था, जो जो चीजें दे रखी हैं वो लिख लीजिए। और एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के ई 25 जूल। कहता है नाउ वेलोसिटी इसकी डबल कर दीजिए, कर दी। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपको इसकी बतानी है। एंड व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम। और फिर क्या कहता है, अगर वेलोसिटी को थ्राइस कर दें, 15 कर दें, तो कितनी हो जाएगी। तो इसने सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है, काइनेटिक एनर्जी 25 है और स्पीड वेलोसिटी 5 है, वेलोसिटी अगर डबल कर दे तो कितना हो। चलिए मैं आपको इसमें एक खास बात बताता हूं, अगर वेलोसिटी ना भी दे कि 5 है और उसका डबल करें, सिंपल ही क्वेश्चन है, a body have kinetic energy 25 joule, what will happen या व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी इज डबल। तो ये भी आपका क्वेश्चन सही है, उसमें 5 10 की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो वो क्वेश्चन भी सही है, ये भी सही है। लेट्स डू दिस। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पहले आप लिखेंगे, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज 25, हाफ मास, वेलोसिटी कितनी है 5, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 2 डिवाइड बाय 25, तो मास आ गया यहाँ पर 2 kg, मास kg में होता है ये। ठीक हो गया। अब कहता है मास आ गया तो वेलोसिटी डबल कर दीजिए 10, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी अब हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे नाउ वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी अब 10 लेनी है तो हाफ मास कितना है 2 और वेलोसिटी 10, चलिए ये 100 आ गया, तो आंसर आ गया 100 जूल। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 100 जूल। अब कहते हैं थ्राइस कर दीजिए। चलिए नाउ मास 2 kg है, वेलोसिटी आपका 15 है, 225 जूल, 225 जूल, ये ठीक हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को एक बार बैक करके इसको आप देखेंगे।
और चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आप चैनल पे नहीं आए हैं, आप नए हैं, तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। आप उन्हें बता भी सकते हैं कि आपको ये सोल्यूशन मिल रहे हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये पैटर्न खत्म हो गया, प्रॉब्लम सेक्शन ये वाला। अब नया प्रॉब्लम सेक्शन आता है पेज 156। पेज 156 क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है आपका व्हाट इज पावर मींस डिफाइन पावर। ये आप मेरी थ्योरी की वीडियो में देख सकते हैं, जो थ्योरी आ रही है ये पीछे भी बताई है। फिर भी वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। कितना काम आपने कितने टाइम में किया वो आपकी पावर है। अगर आप ज्यादा काम करते हैं कम समय में तो आपकी पावर ज्यादा है, और अगर आप ज्यादा समय में कम काम करते हैं, आप ज्यादा समय ले रहे हैं, काम बहुत कम कर रहे हैं, तो आपकी पावर कम है। पहले मैंने क्या कहा, आप काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इतने कम समय में यार बहुत काम कर लिया आपने, भैया बहुत ही बढ़िया पावर है आपकी। वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। फिर कहता है 1 वाट। फिर 1 वाट आपसे कहता है कि 1 वाट क्या है। जो डेफिनेशन है वहीं से निकलेगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगर आप 1 जूल वर्क 1 सेकंड में करते हैं तो आपकी पावर 1 वाट है। देखिए, अगर आप 1 जूल वर्क 1 सेकंड में करते हैं तो आपकी पावर 1 वाट है। इफ वर्क डन is 1 joule in 1 second, then the power of किसकी पावर, मशीन की, या सिग्नल भी सिंपली भी लिख सकते हैं, then the power is 1 watt, then the power of machine is 1 watt। ठीक हो गया। तो अगर कोई मशीन 1 जूल वर्क 1 सेकंड में ही कर रही है, 1 जूल वर्क, तो उसकी पावर 1 वाट होगी। बहुत सिंपल। फिर कहता है अ लैम्प, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल देते हैं। लैम्प कंज्यूम इतने जूल एनर्जी, एनर्जी दे रखी है 1000 जूल, टाइम दे रखा है 10 सेकंड, तो पावर पूछ रहा है। एनर्जी का मीन्स वर्क ही होता है, यहाँ एनर्जी है, फार्मूले में वर्क है। वर्क और एनर्जी एक ही बात होती है, क्योंकि जिसपे एनर्जी है वही वर्क करता है। तो एनर्जी अपॉन टाइम फार्मूला ये हो जाएगा यहाँ पर 100 वाट। तो आंसर इज 100 वाट। तो इसकी पावर जो है आपके पास आ गई 100 वाट। एंड इसमें लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन एवरेज पावर। देखिए एवरेज पावर क्या कहता है। देखिए सीधी सी बात, एवरेज पावर बहुत ही इजी है। एवरेज पावर का एवरेज मीन्स अगर आप मान लीजिए 1 घंटा अब काम करते हैं, फिर 2 घंटा कुछ और सो जाते हैं या कुछ भी अपना काम करें, फिर 1 घंटा काम करते हैं, फिर आपने 1 आवर काम किया, तो आपने कुल कितने आवर काम किया, 3 आवर काम किया, बाकी आप रेस्ट लेते रहे या कुछ और काम किया, तो कितने टाइम में आपने कितना वर्क किया, और उन तीनों वर्क को ऐड कर लेंगे। जो आपने पहले 1 आवर में वर्क किया वो, दूसरे 1 आवर में वर्क किया वो, तीसरे 1 आवर में वर्क किया वो, तीनों का टाइम और तीनों का वर्क। तो सो सिंपल, जो एवरेज डेफिनेशन होती है, जो मीन पढ़ते हैं आप मैथ्स में, वही एवरेज है। एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। मीन्स अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो डिफाइन इसको जो लिखा है वही करेंगे। एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन इन टोटल टाइम। ठीक है ना, टोटल टाइम, थोड़े थोड़े टाइम लिए हैं आपने, तो उन सबका टोटल करेंगे, बीच के गैप को काउंट नहीं करेंगे। तो बहुत सिंपल सा है, ये आपके पास आ गया एवरेज पावर। ये जो आपके थ्योरी के बीच में क्वेश्चन थे, ये आपके क्वेश्चंस फिनिश हो गए। अब हमारे पास आती है एक्सरसाइज, पेज नंबर 58 पे। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज ऑन पेज 158। लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं और कहता है वो एक्टिविटीज बताइए कि क्या वो वर्क डन में आती है या नहीं आती।
तो इसे देखने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें बता दूं। हमने क्या कहा था, अगर कोई बॉडी डिस्प्लेस होती है वर्क डन कहा जाता है, अगर बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही है तो वर्क डन नहीं कहा जाता है। और दूसरा बताया था कि फोर्स यानी कि वेट जैसे बॉडी का था फोर्स और मोशन अगर 90 डिग्री पे है तो भी वर्क डन 0 होता है। ये दो बातें ध्यान रखिए। सर्कुलर मोशन भी आती है इसमें। तो पहली तो है व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इज 0, और सेकेंडली हमने कहा कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू फोर्स या फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। जो वो पॉन्ड में तैर रही है तो क्या वर्क कर रही है? बिल्कुल, क्योंकि पॉन्ड में जब तैर रही है तो वो आगे पीछे कहीं तो जा ही रही होगी। ठीक है, तो ये वर्क डन में आता है, स्विमिंग वर्क डन है। डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन द बैक। देखिए मैंने बताया था पहले भी, जो कुली काम करता है पहली वीडियो में बताया था, वो वर्क डन 0 में आता है। क्यों? क्योंकि कुली आगे चलता है और उसका जो वेट है सामान का वो लगेज का नीचे चलता है। तो इसने भी यही कहा कि जो गधा है वो चल ऐसे रहा है लेकिन जो उसके ऊपर वेट रखा है वो ऐसे काम कर रहा है, तो अल्टीमेटली 0 वर्क। अ विंड मिल इज लिफ्टिंग द वाटर फ्रॉम अ वेल। देखिए कुएं से पानी निकाला जा रहा है तो पानी एक हाइट तय कर रहा है, पानी ऊपर जा रहा है, सो इट विल बी वर्क। अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है, सो देयर इज नो वर्क। एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। बिल्कुल सो सिंपल, पुलिंग अ ट्रेन, ट्रेन खींची जा रही है तो इसमें तो कोई बहस की बात ही नहीं है। पुलिंग अ ट्रेन इज ऑलवेज अ वर्क डन। फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। लीजिए जब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो ड्राइज अ फूड ग्रेन। अगर आप धूप में कोई चीज सुखा रहे हैं खाने की, फूड ग्रेन्स हो या कुछ भी, तो वो वर्क डन में नहीं आता, भले आप कपड़े भी सुखा रहे हो। अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू द विंड एनर्जी। बिल्कुल सही है, विंड एनर्जी एक बोट को धक्का दे रही है, सेल कर रही है, तो वर्क डन हुआ बाय द विंड, क्योंकि विंड एक क्या करती है, जो उसके ऊपर एक कपड़ा बंधा होता है याच, तो उसे धक्का देती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व पाथ एंड फॉल बैक टू द ग्राउंड। एक आपने पत्थर को फेंका ऐसे, जैसे आप बॉल कैच खेलते हैं बच्चे, तो आपने कहता है कि आपने इधर से फेंकी, ग्राउंड लेवल से फेंकी और वो उधर ग्राउंड लेवल पे जाके गिर गई। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या वर्क हुआ? अगेंस्ट ग्रेविटी पूछ रहा है। ठीक है, ग्रेविटी वर्क तो हुआ है क्योंकि बॉडी गई है, यहां थी मैंने उधर दी, बॉडी चली गई, वर्क हुआ है, लेकिन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स हाइट। जब भी ग्रेविटी आएगा तो इट मीन्स बॉडी इज ऑन अ हाइट। जब हाइट पे होगी तभी ग्रेविटी काम करती है। ठीक है, तो वो कहता है क्या बॉडी हाइट पे गई? हाँ गई थी लेकिन वापिस आ गई, तो अल्टीमेटली 0 वर्क, कोई वर्क नहीं हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि अगर एक बॉडी ग्राउंड लेवल से फेंक कर ग्राउंड लेवल पे ही चली जाती है तो उसका वर्क डन ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में कितना होगा? 0 होगा, बिकॉज इट इज नॉट अटेनिंग अ हाइट अटेन, ATTAIN, क्योंकि ये कोई भी हाइट अटेन नहीं कर रही है। थर्ड क्वेश्चन, अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन दिस प्रोसेस। बैटरी से बल्ब जलना, बैटरी क्या है? केमिकल है। आपके घर में बैटरी होती है, लाइट भाग जाती है तो उससे आप जलाते हैं लाइट बैटरी इन्वर्टर, तो वो केमिकल होते हैं। जो आप सेल डालते हैं आप मोबाइल के, जो आप सेल डालते हैं टॉर्च के अंदर, ठीक है, वो भी, और घड़ी के अंदर, वो भी एक केमिकल है। तो केमिकल से पहले बनती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या जलता है? बल्ब, और जब बल्ब जलता है तो उससे क्या मिलती है हमें? लाइट और हीट। आपने देखा होगा कि लोहे टीन के डब्बों में पेटीज रख के बल्ब से गर्म करते हैं कुछ दुकानदार, जिनके यहाँ माइक्रोवेव ओवन नहीं होता, वो टीन के डब्बे में गर्म करते हैं पेटीज को बल्ब से। तो हम इसमें कन्वर्जन क्या लिखेंगे? कन्वर्जन में लिखेंगे केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 एक न्यूमेरिकल है। सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास। लीजिए 20 kg मास लीजिए आप, ठीक हो गया।
और ये वेलोसिटी 5 to 2 मीटर पर सेकंड चेंज कर देता है, तो बताइए इसके अंदर कितना वर्क डन होगा। और ठीक है, बस इतना ही दे रखा है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। मास है और चेंज इन वेलोसिटी है, तो वर्क डन आपसे पूछ रहा है। तो वर्क डन आपको पता होना चाहिए। वर्क डन होता है आपके पास फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। आपने ये पढ़ा था फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ में, फोर्स F इक्वल ma। तो ये आ गया आपके पास MAS। अब AS आपने कहाँ पढ़ा है? AS आपने पढ़ा है इक्वेशन में मोशन की, और कौन सी मोशन की इक्वेशन में पढ़ा है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? वो आप यहीं लिखेंगे फेयर में, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल as की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू पुट कर दीजिए v, फाइनल वेलोसिटी इज 2। क्यों? उसने कहा 5 से 2 बनाई, 5 से 2 की गई है, ठीक हो गया, 5 से 2 की गई है। u इनिशियल इज 5, माइनस आ गया as, बिल्कुल सही है, as की वैल्यू माइनस आएगी क्योंकि वेलोसिटी डाउन हुई है, ठीक हो गया। तो मींस एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। as की वैल्यू यहां पुट कर देंगे आप, और आपका आंसर आ जाएगा। नाउ w इक्वल MAS, मास इज 20 एंड as इज -21/2, सो वर्क डन इज -210 जूल। जो वर्क डन आया वो नेगेटिव आया, क्यों? बिकॉज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, hence वर्क डन इज नेगेटिव। आपको बताया था नेगेटिव पॉजिटिव जीरो वर्क बताए थे। तो अप्लाइड ब्रेक भी आपको बताया था नेगेटिव है, आपने बॉल कैच की नेगेटिव है, मींस वेलोसिटी जब भी कम होती है तो वो नेगेटिव वर्क का एक बेस्ट एग्जांपल है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मास ऑफ 10 kg पुट ऑन इज एट अ पॉइंट ए ऑन अ टेबल। लीजिए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। यहां पर एक मास लीजिए 10 kg का, इट इज मूव टू अ पॉइंट बी, ये पॉइंट बी तक मूव किया गया। What is the work done by the object by the gravitational force? और ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल है और कह रहा है एक्सप्लेन। यहां पर आपके पास वर्क डन 0 होगा, सेकंड क्वेश्चन में भी यही आया था आपके पास। वर्क डन इज 0 जूल। अब उसने पूछा इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए एक ही लेवल में है, हाइट तो अटेन नहीं की है, बिकॉज बॉडी इज नॉट अटेन का मतलब होता है गेन, अटेनिंग द हाइट, बिकॉज द बॉडी इज नॉट अटेनिंग द हाइट, सो W यानी कि वर्क डन इज 0। क्योंकि बॉडी किसी हाइट पे नहीं जा रही है तो ये वर्क डन आपका 0 होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 6। ग्रेविटी वर्ड पढ़ना मत भूलें, ग्रेविटी का होगा तो वर्क डन 0 होगा, और अगर हॉरिजॉन्टली चल रही है तो वर्क डन तो बनता है। चलिए देखते हैं लेट्स सी 6 क्वेश्चन। कहता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होती है। तो कहता है क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन गलत है? इसको एक्सप्लेन करिए। क्या ये वॉयलेट करता है? वॉयलेट मीन्स इसके नियमों को फॉलो नहीं करता है, नियमों को तोड़ता है। वॉयलेट का मतलब होता है नियमों को तोड़ना। तो क्या ये वायलेट करता है? नो, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजिंग या कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी एज इट इज फॉलिंग डाउन। देखिए मैंने क्या कहा, आंसर ये है बस इसका
बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी चेंजिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या है, डू नॉट वायलेट, डू नॉट वायलेट, वायलेट कलर वाला नहीं है, वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी चेंजिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी एट्स फॉलिंग डाउन। समझिए यहां पर टोटल एनर्जी है 100 जूल और हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है 100 जूल और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 हाईएस्ट पॉइंट पे। अब जैसे जैसे ये नीचे जाएगी तो लोवेस्ट पॉइंट पे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है ग्राउंड लेवल पे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड लेवल पे मैक्सिमम होती है। तो ये 100 पोटेंशियल एनर्जी 100 से काइनेटिक में। देखिए छत पे से मान लीजिए एक ब्रिक गिर रही है, अब देखिए छत पे से ब्रिक गिर रही है और वो 1 मंजिल गिरी, तो देखिए 2 मंजिल गिरी, 3 मंजिल गिरी, तो देखिए अब आप सोचिए कि वहां से जब गिरी, जिस समय गिरनी शुरू होती है और बंदा यहीं खड़ा है, तो वो ईंट उसको हिट तो करेगी लेकिन बहुत कम हिट करेगी। अब 3-4 मंजिल नीचे वो खड़ा है और अब छोड़ी गई, तो धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ेगी और हाइट कम होगी। तो हाइट कम होने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी लेवल पर, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। देखिए जिस आदमी के सिर पर गिरेगी उस आदमी का क्या हाल होने वाला है। ठीक हो गया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको अभी 6 क्वेश्चन ही दे रहा हूं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपको दिक्कत होगी। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।